बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ ख़ान हूँ। आपको मैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर खुशामदीद कहता हूँ। आज कामयाब बलुस्तानी प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया है फर्जंद बलुस्तान राइटर, कालमिस्ट, दिफाई तजज़ियात, साबिक IG सिंध और मारफी फाउंडेशन पाकिस्तान के सरबराह अफजल अली शिगरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है सर, खैरियत सर। आपने अपने गुनागुम मसरूफियात में से आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहला सवाल मैं आपको इस तरह करना चाहूँगा सर, आप हमें अपने बचपन के बारे में बताएं सर। आप कहाँ पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम आपने कैसे हासिल किया सर? मैं उधर यूनाइटेड इंडिया में दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई थी। दिल्ली में सर? हाँ, और उसके बाद 1947 में जब मैं मेरा ख्याल है 5-1 साल उम्र मेरी होगी, तो वो फिर ये जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग, हमारी फैमिली शिमला में सेटल थी। हम लोग रावलपिंडी आ गए और फिर जो बचपन और तालीम जो है और वो यहीं रावलपिंडी में हुई। यहाँ पे एक मिडिल स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल था मुस्लिम हाई स्कूल, उसमें मैट्रिक किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया वहाँ से। आप अपने दौरान मुलाजमत कौन कौन से अहम ओहदों पर तैनात रहे सर? अगर आप बता सके तो प्लीज़ बता दें सर। मेरी लास्ट तैनाती थी जो थी सबसे आखिर में, वो थी डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो। जी सर। और उससे पहले मैं था कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी। जी सर, जी बिल्कुल। और उससे पहले मैं था कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी। ये एक आपकी पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स है, उसके कमांडेंट मैं उसका था। लेकिन वैसे कैरियर मेरा पुलिस में ज़्यादा यूनिफॉर्म में गुजरा है। ये मैं कराची में IG रहा हूँ, कराची का DIG रहा हूँ, सखर में DIG रहा और रावलपिंडी में DIG रहा। उससे पहले को 5-6 साल KPK में मेरी मुलाजमत थी। वहाँ पे चारसदा, मर्दान और फिर पेशावर में SSB में रहा वहाँ पर। आपकी तमाम तैनातियाँ बहुत ही ख़तरनाक जगहों पे हुई हैं, जैसे कि हमें अभी पता चला। तो कभी आपको महसूस हुआ सर ये ट्रांसफ़र को ठीक नहीं हुआ? कभी आपने कोई माजरत वगैरह की? जो नहीं, मैं तो जिन्होंने जहाँ मुझे जब भेज दिया मैं चला गया और मैंने अपनी कोशिश की कि जितना कुछ मैं कर सकूं, मेहनत कर सकूं और सही रिजल्ट्स दे सकूं। मैं मिनिस्ट्रीज़ में रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी रहा। और जब उस मिनिस्ट्री में आप काम करते हैं वहाँ पर आपको ये तजर्बा होता है कि हुकूमत कैसे चलती है, और वो एक बहुत मुस्बत आपके कैरियर में होता है। तो उस पर मेरा ख्याल है अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन जहाँ मुझे भेज दिया मैं चला गया, मैंने कभी इनकार नहीं किया या कभी सिफारिश नहीं की। कराची में तैनात के दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ? और क्योंकि मैंने सुना है कि आपसे पहले जिन अफसरान को वहाँ पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो इन्होंने माजरत कर ली थी सर, क्या ऐसा सही है सर? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात तो नहीं है। वहाँ पे अगर कोई IG शिप अगर आज देता है, कितने भी मुश्किल हालात तो लोग चले जाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वो फिर डिलीवर कर सके या ना कर सके, तो वो एक मसला बनता है। और बहरहाल मेरी वहाँ मैं उन दिनों यहाँ इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है FIA में मेरी जॉब थी, मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल था। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और क्योंकि मैं वहाँ पहले 2 मरतबा DIG रह चुका था, तो इस वजह से उन्होंने फिर मुझे बुलाया और वहाँ पे मुझे मेरी तैनाती की। और मुश्किलात वहाँ पर एक ये आपका जो है एथनिक जो डिवाइड जो है वो बहुत अनफॉर्चुनेटली लसानी झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। MQM जो है वो नई इमर्ज हुई थी और शहर जो है वो आप ये समझ लें कि उस पर आग लगी हुई थी। और पुलिस अफसरान जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मेहरबानी की, मेरा जो भी वक्त गुजरा अच्छा गुजर गया और जो डिलीवर मैं कर सकता था मैंने किया। ये आपके बारे में एक बात मशहूर है सर, वो कहते हैं कि भुट्टो साहब जब गिरफ़्तार हो रहा था आखिरी टाइम पे, तो कहते हैं सर मुझे शिगरी साहब आए तो मैं गिरफ़्तारी दूंगा, बाकी किसी को मैं नहीं दूंगा। क्या ऐसे उन्होंने कहा था सर? नहीं, ये बात गलत है। ऐसी कोई बात कोई नहीं है। वो सिर्फ ये हुआ था कि जो टीम थी जो गिरफ्तारी पे थी, उस टीम में मैं भी एक SP था। उनकी गिरफ्तारी FIA ने की थी, पुलिस ने नहीं की थी। पुलिस ने नहीं की थी, ऐसी बात नहीं है। वो तो FIA की गिरफ्तारी थी। पुलिस की टीम या अफसरान एक किस्म की हुई, क्योंकि
यूनिफॉर्म में पुलिस होती है तो वो उनके साथ मदद के लिए जाते हैं। और बाकी जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो FIA ने की और उन्होंने आइंदा कार्रवाई भी की थी। पुलिस के साथ उस गिरफ्तारी का कोई वास्ता नहीं था। अगर कोई हमारे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, जो हमारे फ्यूचर में नाम रोशन करने वाले, जो हमारे अभी जिनकी उम्रें हैं, वो अगर आपकी तरह सिविल सर्विसेज में ऑफिसर बनना चाहें तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं सर? बुनियादी तौर के ऊपर जो है आपको जो आपको इस पे आपको मदद मिलेगी वो आपको मिलती है कि आप पढ़ें, अच्छा, किताबें पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वो आप ज़रूर पढ़ें। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और उर्दू लैंग्वेज के ऊपर जितना ज़्यादा अबूर हासिल होगा आपको उतनी उसमें इमदाद मिलेगी। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं और आप ये सोचेंगे कि मैं जिस तरह स्कूल में आप किताबें पढ़ के और फिर रट्टा लगा के फिर आप इम्तहान पास कर लेंगे या इन सर्विसेज में आएंगे, वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको रीडिंग की एक आदत हम लोगों को डालनी पड़ेगी। ये बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है हमारे इलाके में ख़ुसूसन, और बाकी पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। जी बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ की आप आवाज़ बुलंद करते रहते हैं सर, हमें कौन सी और किस किस्म के हुकूक़ तलब करने चाहिए हुकूमत पाकिस्तान से? नहीं, बुनियादी बात यह है कि हमने जब रिटायरमेंट के बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया, हमने एक ये जस्टिस मंजूर गिलानी साहब हैं जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया था जिसमें मैं भी शामिल था। मैं एज वाइस चेयरमैन था उनका, और साथ हमारे फॉरेन सर्विस के बड़े नामी ग्रामी लोग थे और वो हमारे साथ थे। हमने उस इलाके की का जो एक स्टेटस है उसके ऊपर रिसर्च की। ये सब लोग जानते भी थे, फॉरेन सर्विस वालों से डील भी किया हुआ था। मुझे ख़ुद एहसास था कि हमारे लोगों के मसाइल हैं हकूक़ के। बड़ी सी बुनियादी सी बात है कि आपने पाकिस्तान को ज्वाइन किया और आप टेक्निकली पाकिस्तानी नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा है तो लिख कर दे दिया ये पाकिस्तानी नहीं है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बाशिंदे हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो फिर आपको पाकिस्तानियों के बराबर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते। वो आपको उसकी ज़रूरत है कि आपके इलाके में वही गवर्नेंस हो जो कि बाकी पाकिस्तान में, वो वहाँ नहीं है। और हमने फिर हुकूमत से, जो हुकूमत का स्टांस ये था कि क्योंकि ये कश्मीर का हिस्सा रहा है इसलिए ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जब कश्मीर का प्लेबिस्सिट होगा तो फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपका क्या मुस्तकबिल है। तो हमने ये कहा कि ठीक है, आपकी ये बात हम मानने को तैयार है, कश्मीर भाइयों की हकूक़ की खातिर हमें मंजूर है, हम इस बात को समझते हैं और मानते हैं, लेकिन इसमें क्या अमर माने हैं कि आप हमें हकूक़ नहीं देते हमारे। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, जो दस्तूर बाकी पाकिस्तानियों को देता है वो आपको देने हैं, और उसका रास्ता ये है कि आप हमारे इलाके को सूबे का मुकाम दें, सूबे का स्टेटस दें, और जहाँ हमारी किस्मत के फ़ैसले होते हैं वहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और वो है पार्लियामेंट। लिहाजा आप हमें सूबा बनाएं लेकिन प्रोविजनली बना दें, और आप जो लॉ बनाएं उसके अंदर ये लिख दें और स्टेट करें कि ये जो इनको सूबे का स्टेटस दिया जा रहा है ये प्रोविजनल है। जब भी कश्मीर का फ़ैसला होगा तो इनका जो फ्यूचर है वो बाकी कश्मीर के इलाके के साथ होगा। अच्छा, तो ये एक रास्ता निकाला है जिसको फॉरेन ऑफिस ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने, सरदार अजीज़ साहब जो है उनकी सरबराही में कमेटी बनाई, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। तो अगर ये पोजीशन है तो फिर हमें क्या वजह है कि हमें वो हकूक़ नहीं देते। और जब ये पिछला इलेक्शन हुआ तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि जी हम आपको ये हकूक़ देंगे, आपको हम सूबा बनाएंगे, सबके बयानात मौजूद हैं। और फिर
ये हुआ कि उस प्रेशर की वजह से आपको हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की। वो ड्राफ्ट चला गया हमारी गवर्नमेंट के पास, क्या आपके क्या व्यूज़ हैं। तो उन्होंने व्यूज़ देने की बजाय एक कमेटी बना ली और उसमें कई महीने गुजार दिए। फिर ये यहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, तो बात रह गई और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस कर दी। और मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इसमें कसूर पॉलिटिकल लीडरशिप का है। अगर वो इसको मामले को ये देखते कि इस इशू के ऊपर 2 मरतबा पहली असेंबलियों ने कहा था कि ये सूबा बनना चाहिए, उसकी रेजोल्यूशंस हैं, तो आपको सिर्फ लिख देना था कि जी ऑलरेडी रेजोल्यूशन है और आप ये करें। और वो मेरा ख्याल है वो कोई लोकल पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने ये इसको इतना डिले कर दिया कि ये मौका आपके हाथ से निकल दिया। अब ये कब मौका आता है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उस इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, मारूफ फाउंडेशन किन लोगों को मदद फराहम करता है सर, और कैसे फराहम करते हैं? उनकी क्राइटेरिया क्या होता है सर? किस बेस पे आप लोग को उनको मदद फराहम करते हैं सर? ये बुनियादी तौर के ऊपर जो है ये दायरा जो इसकी बुनियाद रखी गई थी वो 2 चीज़ों के लिए थी, एक हेल्थ के लिए और दूसरा एजुकेशन के लिए। मेरे चचा हैं मोहम्मद इसाक साहब, जो बहुत सोशल वर्क करते थे, कराची में कारोबार करते थे। वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स की और वहाँ के लोगों की बहुत मदद करते थे। वो उनको ये जिम्मेदारी दी गई, वो उसके मैनेजिंग ट्रस्टी बने। और उन्होंने यहाँ पर जब तालीम की हालत देखी, यहाँ पे मैट्रिक का हाल ये था कि स्कर्दों में कि सारे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होकर जाते थे कि वहाँ नकल लगा के आपने मैट्रिक पास करना। तो उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि ये तो बच्चे कभी भी आगे नहीं निकल सकेंगे, हमारे तालीमी निज़ाम बर्बाद था। तो उन्होंने यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट किया और कराची ले गए, जिन्होंने 8 जमात पास की थी और उनको FSC कराया। और वो एक पूरा एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का सिस्टम था। उसमें गुर्बत या ये कि जी कि साहिब हैसियत होने की बात नहीं थी, सबको इक्वल ट्रीट किया। जो मेरिट के ऊपर आया उनको 15 से 20 लोग कराची ले जाते थे। उस सिस्टम को कई साल हमने चलाया। उससे वो तकरीबन 350 लोग जो हैं वो निकले। उन 350 लोगों में आज तकरीबन 100 डॉक्टर हैं, इतने ही इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, आर्मी के अफसरान हैं। अब हमारे इस वक्त सीनियर लेवल के ऊपर भी हमारे अफसर पहुंच गए हैं। और इसी तरह से कुछ लोग सियासत में गए और कुछ लोग जो है वो वहाँ पे क्योंकि FSC किया हुआ था, उन्होंने BSc करके साइंस टीचर लग गए, जो कि वहाँ पर टीचर्स नहीं मिला करते थे। तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जाहिर है अब जब वहाँ के हालात कुछ बेहतर हुए, तालीम बेहतर हुई, तो अब हमने उसको स्कॉलरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। हर साल हम लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं। कुछ लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको कैडेट कॉलेज में स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये तो तालीम का हुआ। और हमने हर गांव में जहाँ भी ज़रूरत थी वहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल बनाए। और ये क्योंकि सिलसिला 1988 से चल रहा है, तो नतीजा ये हुआ है कि आपके बल्तिस्तान में ख़ुसूसन जो आपको लिटरेसी आज नज़र आ रही है, ये मारफी फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा कमाल था। तो ये और हेल्थ का जो है फिर हमने हेल्थ में लोगों के मेडिकल कैंप्स लगाए। मेदियाबाद में एक छोटा हॉस्पिटल बनाया। सरकार को हमने डिस्पेंसरीज बना के दी, कुछ तकरीबन 70 से 80 जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। और इसी तरह से हमने 2 मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर भी बनाए जिनको हम खुद रन कर रहे हैं। अब रिसेंटली हमने स्कर्दों में एक स्टेट ऑफ द आर्ट 100 बेड का एक हॉस्पिटल जो उसकी तामीर तकरीबन तकमील है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल के आखिर तक वो फंक्शनल हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मुल्क के जो आजकल जो सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? कोई तजज़िया करना चाहेंगे सर? नहीं, सियासी मामलात के ऊपर मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं कोई आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हो रहा है वो इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है सियासी लीडर्स को साथ बैठ के अपने मामलात को तय करना चाहिए। और जो इस वक्त
मुल्क मुश्किल में गिरफ्तार है, उससे निकालना चाहिए। अगर ये मुल्क है तो ये पार्टियां हैं, ये मुल्क है तो इनकी लीडरी है, ये मुल्क है तो ये सब कुछ है। अगर खुदा न कुरत इस मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो सबको नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया सर यूसुफ खान, सोशल नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक